नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका से जुड़ रहे हैं आदित्य सत्संगी जी। सीधे जुड़ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है, बहुत नमस अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार आपके दर्शकों को प्रणाम, आपको प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू वेरी मच। आदित्य जी, डेड इकोनॉमी भारत की 8% से ऊपर चली गई है, ग्रो कर रही है। पिछली तिमाही में तो सबको चौंका दिया। सबने अनुमान लगाया था कि 7 या 7+ करके इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी, लेकिन ये तो 8% से ऊपर चली गई है। क्या इस समय कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया, किसी स्तर की, हालांकि आप उम्मीद नहीं करते कि अमेरिकी प्रशासन या डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने वाले इस पर कोई रिएक्शन देंगे, लेकिन बाकी के लिए तो एक सबक है। हमारे यहाँ भी एक डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे थे राहुल गांधी। देखिए क्या है कि जब भारत का पूरा मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, उस समय मैं चुप था। मैंने कोई भी एक भी वीडियो नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का, बिकॉज जो उनका जो टीम जो उस समय काम कर रहा था, इवन तो मैं उनको पहले से जानता हूँ, लेकिन जो टीम उनके साथ जो काम कर रहा था वो वॉज वेरी डिफरेंट देन बिफोर। और जब अमेरिका का हालत खराब होगा तो वो युद्ध करेगा, दैट इज फॉर श्योर, रिटन इन अंडरलाइनिंग। आप मान लीजिए युद्ध करेगा, उल्टे सीधे युद्ध करेगा, सीधे वाले नहीं। और अमेरिका का दुश्मन कभी भी चीन था ही नहीं। आप इतिहास देख लीजिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वॉज क्रिएटेड बाय द सीआईए। कार्टर के समय में वो सब हुआ था, चेंजेस हुए थे। आइजनहावर, कार्टर, ये सब लोग थे इसके पीछे। तो अमेरिका का दुश्मन हमेशा या तो भारत रहा है या रशिया रहा है। रशिया से डरता है अमेरिका, और भारत को सोचता है कि इसको इजीली खरीदा जा सकता है, इसलिए उसका बोल्डनेस रहता है भारत में। सर्जी गोर बोलते हैं, एरिक गार्सेटी ने बोला कि हम तो आके मैनेज कर लेंगे सब कुछ, जैसे हम जाएंगे ये लोग बिछ जाएंगे हमारे साथ। यही माइंडसेट रहा है भारत के लिए। ये दुर्भाग्य भी है कि इस तरह का माइंडसेट दुश्मन क्यों रखता है। आपने बात किया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी Q2 में तो 8.2%, मतलब दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज में लोग 2% से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, और भारत उसका 4 गुना 8.2% दिखाता है Q2 में। और साथ में IMF का रिपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सी ग्रेडिंग दिया है, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है, उन्होंने बोला है कि आपने जीएसटी वाली इकोनॉमी को यूपीआई वाली इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं किया। ये क्वेश्चन है उनका। तो इट इज एक्चुअली भारत की तारीफ कर रहे हैं, यू अंडर रिपोर्टिंग योरसेल्फ। इमेजिन करिए कि अगर अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी उसके अंदर ऐड हो जाए, जो कैलकुलेट नहीं करी है, तो ये तो 16% पहुंच जाएगा। ये भारत की जो हिडन इकोनॉमी इज बिगर देन द रियल इकोनॉमी। और कोई दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे हमारे जो बिजनेसमैन है वेरी स्मार्ट, वो दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि कैश डीलिंग इज स्टिल इम्पोर्टेंट। और बिल्कुल। सोने के अंदर डीलिंग और बार्टर डीलिंग तो अब दिखाएंगे नहीं वो। तो यूपीआई ट्रेडिंग इज ऑलमोस्ट लाइक ए बार्टर डीलिंग, क्योंकि आप किसी ऐप के थ्रू पे कर रहे हैं आप, तो वो सब। सो ये उनका, तो दोनों तरफ से तारीफ ही हुआ है भारत का। पता नहीं क्यों भारतीय अपोजिशन इतना दिमाग नहीं है कि किस तरह वो इसको क्रिटिसाइज करें। सी ग्रेड पे तो उसे उसे ये नहीं बोला कि आपका इकोनॉमी नीचे जा रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि आप दिखा नहीं रहे हो, आप 2011-12 के बेसिस पे काम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट अगर चेंज कर देगी, 22-23 को चेंज कर दे, या फिर तो वी आर लुकिंग एट 16 to 20% ग्रोथ। तो और लोग कुछ पूछ रहे थे कि जॉब्स क्यों नहीं है भारत में। वो जॉब्स तो बढ़ रही हैं, साथ में पॉपुलेशन भी तो है, दोनों एक साथ बिल्कुल। थोड़ी जा सकती हैं। एंड देयर बी ऑलवेज पीपल, अगर किसी एक को जॉब मिलता है, दो लोग तो कंप्लेन करने वाले ही है, नेचुरल है। अब बाकी दो को जॉब कैसे मिले, दैट इज द वर्क ऑफ द गाय हु गेट्स द जॉब। तो वो उसमें सॉल्व हो जाएगा वहां पे। तो इट इज ए गुड प्रॉब्लम भारत के पास है इस समय। और इधर एक और सूचना मिल रही है, भारत पर ट्रंप के टैरिफ का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। ये एक रिपोर्ट आई है
कि डिमांड बढ़ रही है अमेरिका में हमारे सामानों की, और उसकी बाकायदा एक सूची जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, समुद्री उत्पादों की लगातार डिमांड बढ़ी है। और एक सूचना तो ये भी आ रही है आदित्य जी के करीब 10 से 12% एक्सपोर्ट बढ़ गया है भारत का। एक्चुअली क्या है कि टैरिफ और सैंक्शंस में फ़र्क होता है। टैरिफ इज़ इम्पोज्ड ऑन योर ओन पीपल, सैंक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन अदर पीपल। तो टैरिफ लगा के इन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, उससे अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, बढ़ी नहीं है। और चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ अब तो बहुत ही अच्छी हैं। मैं तो देखता हूँ कि प्रोडक्ट्स का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। आई विल नॉट क्रिटिसाइज़ यूज़लेसली, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स हैव आल्सो केप्ट अप। तो चाइनीज़ का भी बड़ा है, भारत का भी बड़ा है। और अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्ड है, जैसे नट्स एंड बोल्ट्स है, ट्रक्स के एक्सेसरीज़ हैं, ट्रक्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है, बेल्ट्स ऑफ द ट्रक्स, इंजिन्स, वो तो सारे भारत में बनते हैं। ऑटोमोटिव एंसिलरी ऑटोमोटिव सेक्टर भारत का बहुत ही क्वालिटी का है। इनफैक्ट मेजर ट्रकिंग कंपनीज लाइक फ्रेटलाइनर एंड अदर पीपल डिपेंड ऑन भारतीय प्रोडक्ट्स। और बॉल बियरिंग्स में भारत का कोई बराबरी नहीं है। सो इसलिए भारत का एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेगा और साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। और ट्रम्प बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताते नहीं है अमेरिकन्स को, और अमेरिकन मीडिया भी अमेरिकन्स को थोड़ा पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अमेरिकन मीडिया भी चाहता है कि सी इनका जो कॉन्क्वेस्टाडोर माइंडसेट है कि वी आर कॉन्क्वेस्ट, वी आर, ये इनको ले डूबेगा। बिकॉज़ कोई भी समाज सिर्फ कॉन्क्वेस्ट पे नहीं चलता, उसके लिए आपको शांत तरीके से अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना पड़ता है। अभी तक तो क्या रिजर्व करेंसी स्टेटस था, जा रहा था, अभी रिजर्व करेंसी स्टेटस ही 45% रह गया है पूरी दुनिया में। तो नाउ दे हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि और अगर इन्होंने निकाल दिया 19 लोगों को पर्सन, 53 मिलियन की बात हो रही है, 53 मिलियन लोगों को निकाला, सड़क पे आ जाएंगे सब लोग। बिकॉज इनका खुद का पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, इज 1.6, 1.6 इज नॉट रिप्लेसेबल। इसका मतलब ये है देयर मोर पीपल गोइंग टू डाई देन द पीपल गेटिंग बर्थ। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प के सामने प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड है और समझ में नहीं आ रहा है उनको कि क्या करें। एक तो है टैरिफ्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ, क्योंकि उन्होंने अब ये चूरन बेच दिया है। हम पुराने ब्रिटिश मॉडल पे जा रहे हैं, जहां पे जो हमारी जो कॉन्कर्ड टेरिटरीज है, हमारा देश नहीं, उससे जो भी पास होगा वो उस पे हम पैसा कमाएंगे। दैट इज द लेजी मैन्स अर्थव्यवस्था, बिल्कुल। उसमें देश नहीं चलते। उनको लगा था कि पनामा कैनाल को बनाए इसीलिए था कि डिवीजन क्रिएट करें नॉर्थ और साउथ में। वो दूसरा रीजन है कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स। ये पहला रीजन था डिवीजन क्रिएट किया जाए। और उसके आसपास के सारे एरिया पे आप क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइज ड्रग कार्टेल्स, सबकी ट्रेनिंग हो रही है वहां पे। वो पर्पसली बनाया गया कि आपको लगता नहीं कि अमेरिका जैसा देश बॉम्बार्डमेंट करके खत्म नहीं कर सकता, 2 मिनट लगेंगे खत्म करने में। वो तो वैसे ही बंदूकें चलाना चाहते हैं। तो बट तो लेकिन करते नहीं है। सो द एंटायर कॉलोनियल प्रेमाइस इज फेलिंग नाउ। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि एंग्लो सैक्सन क्या करे। और साथ में नेटिव अमेरिकन का भी जो है प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है। अब वो लोग ओपनली बोलते हैं गेट बैक, गो बैक, लैंड बैक, इनका मूवमेंट चल रहा है। तो ऑन ऑल साइड्स में ये एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये पहले से थे, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन में एवरीवन हैज कम आउट इन ओपन। बिल्कुल सही है। और पीयूष गोयल का एक बयान में देख रहा था सर, पीयूष गोयल ने कुछ देशों के नाम गिनाए हैं कि इनके साथ तो हमारा ईएफटीए हो गया है। ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, मॉरिशस है, ब्रिटेन है, 4 देशों का जो यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ है, ये सब इनके साथ एफटीए को ऑलरेडी मूर्त रूप दे दिया गया है। और एक और उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है, कुल 50 देशों के साथ एफटीए पर बातचीत हो रही है। यानी भारत हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठा है। जो ट्रम्प इस गलतफहमी में थे कि ये गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे कि भाई प्लीज हटा दीजिए 25% अतिरिक्त तो हटा दीजिए, बाकी का भी कम कर दीजिए, तो भारत तो गिड़गिड़ा नहीं रहा है। भारत तो बल्कि
रास्ते खोज रहा है, रास्ते तलाश कर रहा है। देखिए, अब आप इनका जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम देखिए, इसमें बुक्स किसकी पढ़ाते हैं? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग इज़ ए फिक्शन राइटर। विल जोन्स के जैसा है, विल स्मिथ जोन्स जो भी इनका जो है, उसके जैसा है। इमेजिन इंडियन पॉवर्टी, तो इसने कॉपी किया पिछले फिक्शन राइटर को। इमेजिन कोई आ गया इंडिया से तो उसका इंटरव्यू ले लिया। सो ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बना हुआ है कि भारत में कास्ट सिस्टम है, भारत में सपेरों की दुनिया है, भारत बहुत गरीब है। और इनके जो अट्रॉसिटी लिटरेचर होते हैं, अट्रॉसिटी लिटरेचर मतलब तैयार करते रहते हैं सीएनएन, एबीसी, एएफपी और ये सब तैयार करते रहते हैं। वो सिर्फ गरीबी दिखाएंगे भारत। अब भारतीयों ने भी शुरू कर दिया है, अमेरिका की गरीबी दिखाते हैं खुल के। तो उसकी वजह से एक जनरल जो आइडिया है इन द एंग्लो सैक्सन समाज इज दैट कि भारत बहुत ही गरीब देश है, इसमें दया करने की जरूरत है। और जो भारत की जो ग्रोथ है उसको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए, बाय द वे। इसमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को, जो आपका असली दुश्मन है, उसको ये नहीं पता लगना चाहिए कि आपके क्या कर सकते हो। सिंदूर में इनको मिली झलक, तो तब इनको चौंक गए। और दूसरा, भारत का जो हाइपरसोनिक टेस्ट हुआ था, आपको मालूम है कि स्क्रैमजेट इंजन में अमेरिका का जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो 54%, 54 सेकेंड्स ऑफ ऑपरेशन स्क्रैमजेट में। भारत ने वो अचीव किया 87 सेकेंड्स। आप सोचिए, इसका ऑलमोस्ट मतलब कि 30% अप उसने अचीव किया इंडिया ने। अब उसमें 12 मैक की स्पीड आई, 10 to 12 मैक की स्पीड। अमेरिका को किसी चीज से डर नहीं लगता। बातचीत में वो बेशरम होते हैं, आपको गाली देने के बाद वापस पहुंच जाएंगे आपका खाना खाने के लिए। लेकिन मिलिट्री पे दे आर अलर्ट, क्योंकि उनको जहां भी पिटाई होने का डर होता है, या तो निकल लड़ते नहीं है किसी से। आप कोई भी इतिहास देख लीजिए, जापान वाला जब देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब जर्मनी वाज कंट्रोल्ड देन जापान वाज टेकन केयर, वन एट ए टाइम। और वहां पे रशिया इनके साथ था उस समय, तो मेजर वॉर तो रशियन ने लड़ा। तो ये, तो नाउ जो द पॉइंट विच आर सेइंग कि भारत का जो ग्रोथ है, पीयूष गोयल जी ने जो 50 देशों के साथ एफटीए भारत साइन कर रहा है, और प्लस भारत का नेट एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड इंक्लूडिंग टू अमेरिका। बिल्कुल। और भारत ने अभी तक सैंक्शंस नहीं लगाया है, टैरिफ भी नहीं लगाया है। भारत सैंक्शंस आज उस स्टेट में है कि भारत अगर चाहे तो सैंक्शन लगा सकता है ऑन एजुकेशन। बोलेगा कि मैं सैंक्शंस लगाता हूं ऑन इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू अमेरिका। उस 1% सैंक्शन पे इनकी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। तो ये आइडियाज अभी भारत ने यूज नहीं किए। दूसरा, भारत ने सैंक्शंस नहीं लगाया है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे, विच इज अ मेजर पार्ट। उस पे अमेरिका चलता है, इसलिए बिल्कुल। अमेरिकन कंपनीज आर मूविंग टू जीसीसी। तो जिस दिन अगर वो सैंक्शन लग गया, इट विल बी डन डील फॉर अमेरिका, क्योंकि उसमें अमेरिकन इकोनॉमी बैठ जाएगी। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी, वो सोचते हैं गुड्स पे चलता है ट्रेड। अमेरिकन इकोनॉमी अगर वो अपने आप को डेवलप मानते हैं, सपोज वो नहीं मानते तब अब बात दूसरी है, तब चाइना का इंपॉर्टेंस है। अगर वो डेवलप मानते हैं तो मेन इंपॉर्टेंस तो भारत का हुआ। डेवलप होने का पर्पज ही होता है सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, लोगों को कन्वीनियंस से ज्यादा है। तो अभी तक तो भारत ने कोई ट्रम्प कार्ड ही यूज नहीं किया है, एक्चुअल ताश वाला ट्रम्प कार्ड अभी तक यूज नहीं किया है। अगर जिस दिन भारत उसको यूज करेगा, इट विल बी डन डील फॉर दीज गाइस। इनको भारत को लड़ने की भी जरूरत नहीं इनके अंदर, बस एक 2% टैक्स लगाओ, टैरिफ लगाओ, कुछ नहीं, टैक्स, सॉरी सैंक्शंस। 4 दिसंबर को पुतिन आ रहे हैं दिल्ली। कैसे लिया जा रहा है अमेरिका में? बोलेंगे कुछ नहीं ये लोग, लेकिन अंदर से तो बेचैनी बहुत जबरदस्त है। तो उसका आपको, द वे आपको अमेरिकन साइकी समझनी पड़ेगी। जब उनको किसी चीज से खतरा होता है, उस विषय के अलावा सबसे बाकी सब बातें होती है ना। ये एंग्लो सैक्सन का माइंडसेट है। तो इससे सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसमें कुछ और डिस्कस होने वाला है, जैसे कि बिल्कुल। इंटरऑपरेबिलिटी। इंडियन रशियन शिप्स कैन यूज इंडियन पोर्ट्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, और ऑलरेडी इंडिया ओज देम। रूबल रूपी के ट्रेड में भारत बोल रहे हैं ठीक है,
हम आपको ये सब दे देते हैं, जो भी आपका डिपॉजिट है हम आपको ये सब दे देते हैं, तो वो तो भारत को देना ही पड़ेगा। सो दिस इज कंफर्म डील। दूसरा, मे बी, अब उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, ऐसी 57 का डील और ये सब डील्स हो सकता है, पता नहीं मुझे, बट ऐसा सोशल मीडिया बता रहा है, नेशनल मीडिया बता रहा है। बट द कंफर्म थिंग इज इंटरऑपरेबिलिटी, दैट इज इटसेल्फ द डील। तो अगर वो हो गया एंड शिप बिल्डिंग हो गया, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। तो वो बेचैनी है, बहुत बुरी बेचैनी है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर सकते हैं ये लोग, कोई ना कोई भारत के विरुद्ध उस समय, जैसे लास्ट टाइम जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए थे तो पहलगाम हुआ था। और पाकिस्तान के पिट्ठू के साथ रशियन प्रेसिडेंट होंगे तो वो भी कर सकते हैं। यद्यपि रशिया, पाकिस्तान बहुत डरता है रशिया से, उसके इंजन है RD-93, जो उसके JF-17 जो उसका क्लंकर है उसको चलाते हैं। तो लेकिन बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि खुद तो बोलेगा नहीं, किसी और के थ्रू कुछ करेगा। डिजाइन तो किया था इन्होंने, 6 दिसंबर को ये पूरे भारत में जगह जगह धमाके करने वाले थे, ड्रोन के जरिए, रॉकेट के जरिए, 32 गाड़ियों के जरिए, और बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की इनकी साजिश थी, जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, और मैं तो सैल्यूट करूंगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जो SSP हैं उनको, उन्होंने जो पोस्टर लगाए जा रहे थे जैश के, उनको हल्के में नहीं लिया, उसका पीछा किया और उसके बाद एक एक करके इनको सबको उठाया। तो एक बहुत बड़ी साजिश तो थी कि जिस समय पुतिन आए उस समय कुछ ऐसा किया जाए, एक विनाश किया जाए, और नाम दिया जाए ये कि बाबरी विध्वंस का बदला लिया जा रहा है, और प्रभु राम का जो नया भव्य मंदिर बनाया गया है उसका, उसकी प्रतिक्रिया में ये सब किया जाए। लेकिन निशाने पर तो आप सही कह रहे हैं, जब कोई बड़ी डिग्निटी आती है तो तब ये इस तरह का कुछ ना कुछ करते हैं, एक बड़ी देखिए, साजिश। बहुत सारे, ये देखिए अमेरिका का ये एक मतलब एक अभी कैसे इसको कंपेयर करें, चलिए अपने दर्शकों से माफी मांग के आपसे थोड़ा बोलता हूँ, गर्लफ्रेंड के जैसा बिहेव करता है, खिसियाई हुई, जलन जलन से, जेलसी से, और प्यूनिटिव एक्शन, सीधा सीधा प्यूनिटिव एक्शंस पे। देयर इज नो मिडिल कोर्स, कोई डिस्कशन का पैटर्न नहीं है। मतलब जैसा हम चर्च में बात करते हैं ना, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, चर्च में ऐसी बातें होती है, अमेरिकन चर्चेस में तो लेकिन उसी तरह का एटीट्यूड है, वो देशों पे नहीं चलता, स्पेशली भारत जैसे देश में नहीं चलने वाला। आप मेक्सिको को बोल सकते हो, वेनेजुएला को बोल सकते हो, क्योंकि जो सिविलाइजेशन प्राइड है भारतीयों में, इनको किसी ने, ये इंडियन अमेरिकन का भी फॉल्ट है, सिखाया नहीं कभी। मतलब इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेंथ है इसलिए हम हम्बल हैं। हम यूनिटी इज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। हम हम्बल हैं बिकॉज वी आर स्ट्रांग, लेकिन सिखाया नहीं, और इन्होंने सीखा भी नहीं क्योंकि इसने सिखाया भी नहीं। तो इसलिए भारत को कठोर उत्तर तो देना ही पड़ेगा कोई ना कोई। वो भारतीय विदेश मंत्री दे सकते हैं या भारतीय विदेश डिपार्टमेंट ही दे सकता है, क्योंकि क्योंकि आप देखिए कि रशियंस और चाइनीज जिस तरह इनको बात करते हैं, कि उस बात करने के डर से ही ये लोग एक्शन नहीं ले पाते। चाइना को थ्रेटन किया इन्होंने, चाइना ने बोल दिया आपका रेयर सप्लाई बंद कर देंगे, जबकि सबको मालूम था वो ड्रामा है, कुछ भी ऐसा रियल में नहीं होने वाला, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी 30% डिपेंडेंट ऑन देम, बिल्कुल। यू नो। लेकिन भारत के विरुद्ध इस तरह का ये लोग जब बातें करते हैं, आप देखेंगे कि सर्जियो गोर बिल्कुल चुप रहेंगे, क्योंकि वो रशियन है, ऑर्थोडॉक्स चर्च से है, रशियन ज्यू उनका एंसेस्ट्री है, और वो टॉप एडवाइजर है प्रेसिडेंट ट्रम्प के। आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो तो द एंड उन्होंने पूरी कैबिनेट बनाई है, जितने भी कॉमेडियन है इनके सारे, बसंती एंड ऑल दिस। तो रशियन अमेरिकन एम्बेसडर का इस विषय पे चुप रहना इज द बिगेस्ट सिंबल कि बहुत बड़ी आग लगी हुई है, इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होंगे भारत। सब ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की मेमोरी थोड़ा वीक हो गई है, क्या हुआ है? अभी जो कुछ व्हाइट हाउस के बाहर हुआ नेशनल गार्ड के साथ, जिसमें एक लेडी की डेथ हो गई, दूसरे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं,
ईश्वर करे बच जाएं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि तीसरी दुनिया के देशों का यहाँ आगमन ही मैं पूरी तरह रोक दूंगा, और जो हमलावर था उसकी पहचान एक अफगानी के रूप में हुई है, जो अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ अमेरिका में ही रह रहे हैं। 2021 में माइग्रेट होकर के वो अमेरिका गए थे। और जो और ताज़ा सूचना मिल रही है वो ये है कि वो 10 साल अफ़गानी सेना में सेवाएँ दे चुका है, और जो अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पर तैनात थे, उनके साथ मिलकर के भी काम कर चुका है। अब ये रहस्य है कि नेशनल गार्ड पर उसने गोली क्यों चलाई? एक नौजवान लेडी की जान आखिर क्यों ले ली? ये तो जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो देखेंगी। लेकिन मैं जो मेमोरी लॉस की बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की, इनके करीबी चार्ली किर्क की हत्या भी क्या किसी अफ़गानी ने या उन 13 देशों के किसी नागरिक ने की है, जिन पर ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं? और तीसरे देश के इनकी नज़र में जो गरीब हैं, जो अमेरिका में आते हैं रोज़गार की तलाश में, उनको एक तरीके से ये गालियाँ दे रहे हैं। देखिए ये अमेरिका में बहुत सारे फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं। हर तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र है, और मैंने जितना इसके अंदर डेटा देखा, इसमें कहीं न कहीं जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं दिख रहा है। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आईएसआई के साथ भी काम कर चुका है। ये सीआईए के लोगों ने ही बताया है, और इस इंसिडेंट के बाद तुरंत स्टीवन मिलर का एक इंटरव्यू आया था फॉक्स न्यूज़ पे, जिस पे वो रीमाइग्रेशन की बात करते हैं। तो क्या ये इंसिडेंट एक्चुअली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? इस पे तो जाँच होनी चाहिए। तुरंत उसके बाद उन्होंने 19 कंट्रीज़ का नाम लिया, जिससे हमें अमेरिकन ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट डिसफंक्शनल है। अभी वन मैन शो है व्हाइट हाउस से। तो अगर वो 19 कंट्रीज़ में वेनेजुएला का नाम कैसे आ गया? वेनेजुएला के जो आर्म्ड गैंग्स जो अमेरिका में आए थे, ऐसा हमको बोला जाता है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे। ऐसा तो बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्ड नहीं है स्टेट डिपार्टमेंट का। ये तो उसके पहले भी आ रहे थे, ओबामा के समय में भी आए थे, बिल क्लिंटन के समय में भी आए थे। पूरा लॉस एंजेलिस में इन्होंने कवर किया हुआ है। तो ये जो इंसिडेंट पे जिस तरह वो बोल रहे हैं कि 19 देशों से थर्ड वर्ल्ड, उसके पीछे तो हमको और जाना पड़ेगा कि जब आप किसी दूसरे देश में आक्रमण करने जाते हैं, ये तो वेल नोन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आप वहाँ के लोकल लोगों से मदद लेते हैं। कोई भी सेना लोकल लोगों की मदद के बिना काम नहीं कर सकती, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे भारत की हो। भारत को भी लोकल अगर भारत लाहौर लेता है, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि सिंधु नदी हमारे अंदर आनी चाहिए। बट तो वहाँ पे लोकल लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, और जब आप लोकल लोगों की मदद करते हैं, तो वो किसी न किसी बेनिफिट के लिए तो होगा। जब आप पैसा नहीं देते, तो आप क्या देते हैं उनको? प्रॉमिस। प्रॉमिस होता है ग्रीन कार्ड, असाइलम। और जब आप तालिबान को अपोज़ कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, तो रेगुलर अफ़गानी क्यों आपको सपोर्ट करेगा अनलेस उसके बीवी-बच्चे सिक्योर नहीं होंगे। तो असाइलम का मेन कारण यही है कि फेल्ड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। या तो आप उतना ही प्रॉमिस करें जितना आप दे सकते हैं, यहाँ पे ला के उनको निकालना, बेइज़्ज़त करना, उनको जॉब्स नहीं देना, उनके करियर को रोक के रखना, ये सब रीज़न्स होते हैं लोकली। तो जितने भी लोग ग्रीन कार्ड पे आए हैं, चाहे सीरिया से आए हों, चाहे इराक से आए हों, चाहे पैलेस्टाइन से आए हों, नेचुरली अमेरिका को हेट करते हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान में ऐसे ऑपरेशंस होते थे, इराक में ऐसे ऑपरेशंस होते थे, जहाँ पे फ्रेंडली फायर से ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स मरते थे, देन विद द एनिमी कम्बैटेंट। तो आप उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हो जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और आपने उनका वेटिंग कौन-सा किया? कि सीआईए का वेट सीआईए तो दोनों साइड काम करता है। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई भी गुप्तचर संस्था होगी, वो दोनों साइड काम करेगी। इसीलिए वो गुप्तचर संस्था है। तभी तो इन्फॉर्मेशन का वो आदान-प्रदान कर रही है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूअल एजेंट्स इज़ अ मेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर एनी एजेंसी। मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की सबकी। तो अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो दूसरी साइड भी देगा, तभी तो दोस्त है उनका भी, आपका भी। तो ये जो मैं इसको देखता हूँ कि
एक तो फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन उठता है कि आपकी किस फॉरेन पॉलिसी है और मिलिट्री पॉलिसी कौन सी है। और ट्रम्प का नींद उड़ना या ट्रम्प को परेशान होना, ये तो इनके केओस तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन का हॉलमार्क है। फर्स्ट में भी रहा है, पहले में भी रहा है। 2016 2020 में भी कितना केओस था दुनिया में। और जो इन्होंने बात करी, मैं माइग्रेशन रोक दूंगा और मैं सब वो, अब बात हो रही रीमाइग्रेशन की, चाहे वो सिटीजन बन चुके हों, बट इस 19 देशों से लोगों को बाहर निकाल देंगे तो बाकी लोग तो परेशान होंगे। तो तो इंडियन अमेरिकन में भी इफेक्ट पड़ता है, जो ये बाहर नहीं है, उसके उस परिव्यू के बाहर नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए क्या है ना कि इफ यू ऑलवेज थिंक इन एक्शन मोड, तो आप शांति से नहीं सोच सकते। शांति से सोचने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म अप्रोच बनानी पड़ती है, देन यू कैन डू इट। नी जर्क रिएक्शन से कोई देश चलता नहीं है। तो इसपे इनको सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि वेयर वी आर रॉन्ग। अपने दोस्तों को आप एलिनेट कर रहे हो और अपने दुश्मनों को आप खुश कर रहे हो। भारत तो कभी भी दुश्मन नहीं रहा। भारतीय गवर्नमेंट की तो पॉलिसी है, वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर आवर ओन, वी आर इंडिया। उनका पॉलिसी है। तो भारत को आप एलिनेट कर रहे हो और इन्हीं देशों में जाके आप इतने सिर्फ कितने बेसिस, इनके 112 बेसिस है टोटल। अगर मैं वेस्ट एशिया को काउंट करूं, 112 बेसिस है पूरी दुनिया में। 57। बिल्कुल। सो आप सीरिया के प्रेसिडेंट जिसने गर्दन काटी थी किसी जर्नलिस्ट की ऑन टीवी स्क्रीन, चाहे उसने एक्टिंग ही की हो, बट गर्दन काटी थी, शायद एक्टिंग किया हो, लेकिन आपने उसको व्हाइट हाउस में होस्ट कर रहे हो। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर ओन ट्रूप्स इन सीरिया? अभी आपने बॉम्बिंग भी करी एडलिब में। तो ये लोगों को समझ में आता नहीं है, तो नेचुरली कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। रॉबिन्सन जिसको गिरफ्तार किया गया था 2 दिन बाद ही चार्ली किर्क की हत्या के आरोप में, वो तो अमेरिकन ही है, वो तो किसी और देश का है नहीं। तो जो आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं भाई, या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि अमेरिका में भी अब ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। इवन आपके स्कूलों में, दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर किस तरह से हत्याएं हो जाती हैं और मार्श किलिंग होती है। और पिछले दिनों, आप उसको करेक्ट करेंगे, एक होटल व्यवसायी की, भारतीय की हत्या की गई थी। तो ये जो वहां चल रहा है, इसके बारे में आप एक्सेप्ट करिए ना कि अमेरिका में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। और व्हाइट हाउस के बिल्कुल दरवाजे पर अगर ये घटना हो रही है, तो ये फेलियर किसका माना जाएगा? देखिए कोई एडमिट नहीं करना चाहता इस बात को यहाँ पर, क्योंकि ये इससे बड़ा कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो नहीं सकता। अगर भारत के पार्लियामेंट के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, इसे नेशनल इशू, अभी सारी मीडिया उस पर बात करेगी हर एंगल से। यहाँ पे किसी को आपने मीडिया को बात करते हुए देखा एक दिन के बाद? कुछ नहीं। बात हो रही है सिर्फ थ्रेट्स की। इसलिए मैं शुरू में बोला कि कौन सी थ्योरी कॉन्स्पिरेसी है, कौन सी थ्योरी कौन सी है, किसी को पता नहीं। अब ये व्यक्ति जो अफगान को आपने अरेस्ट किया, मैं चार्ली गर्ग पे आता हूँ मैं, क्योंकि उस पर अलग फाइंडिंग्स आई है। तो ये जो सडनली इस व्यक्ति को एम्बुलेंस में रख के ले गए, सबने वीडियोस देखा, कपड़े उतार दिए उसको, नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसको लेके चले गए। कुछ भी उसके बाद डेटा नहीं है, क्या कोर्ट में लाया गया, क्या वो जिंदा है या उसको छोड़ दिया गया, कुछ नहीं। क्योंकि सीआईए अपने लोगों को बचा के रखता है हमेशा, ये उसका रिकॉर्ड है। किसी भी हालत में अपने लोगों को बचाएगा या फिर मार देगा, स्ट्रेट अवे हटा देगा। तो कुछ रिकॉर्ड नहीं। और तो ये मुझे, और हाउ कुड वो इतने करीब पहुंच गया? ये भी नहीं बोल सकते नेशनल गार्ड्स के विरुद्ध है, उसका कोई संबंध ही नहीं नेशनल गार्ड से। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता नेशनल गार्ड्स का पर्पस क्या है। उसका काम तो क्लैंडस्टाइन सर्विसेज में काम करना है और युद्ध लड़ना है। ही इज ट्रेन विद द सील्स। तो और वो व्यक्ति जो ग्रेटफुल होगा 2021 में, 2025 में आपने उसको असाइलम दिया आफ्टर ड्यू वेटिंग, तो इसका मतलब जो इतना ग्रेटफुल है अपने बच्चों के लिए, वो ऐसा काम क्यों करेगा? वो तो अभी भी निकला है जहर से। बिल्कुल।
तो ये सब चीजें जो है मुझे डाउटफुल करती हैं इसके ऊपर। चार्ली कर्क के ऊपर भी मुझे बहुत डाउट्स हैं। मेरा तो कोई रिसर्च नहीं है, मैं तो जस्ट आई एम स्कैनिंग द सोशल मीडिया, पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस। बहुत सारे अमेरिकन इस समय ब्लेम करें चार्ली कर्क के हत्या को इजराइल के ऊपर। तो एक तरीके का चर्च का माहौल बन रहा है अगेंस्ट इजराइल। तो आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया में कि किस तरह अभी जैसे टेड क्रूज जो प्रो इजराइल की बात कर रहे थे एक इवेंट में टेक्सास में, उनको उस इवेंट से भगा दिया कि आप अमेरिका के बारे में बात करिए, इजराइल के बारे में बात मत करिए। सो देयर इज समथिंग एल्स आल्सो गोइंग ऑन। और उस एंगल में अभी चार्ली कर्क किस कंट्री के सबसे विरुद्ध थे? इजराइल। इजराइल के विरुद्ध थे। इसके लिए बाद में एक बार इजराइल भी गए थे, तो वहां पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था एंड वहां पे भी बात हुई थी। तो उनको पूछा गया था कि आप इजराइल के विरुद्ध क्यों हैं, ज्यूज के विरुद्ध क्यों हैं? क्योंकि एक बड़ा ट्रेडिशनल एंग्लिकल चर्च, मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड से एफिलिएटेड जितने भी चर्चेस हैं और इवन कैथोलिक का एक प्रोपेगेंडा रहा है ज्यूज के विरुद्ध, जिसको बोलते हैं एंटी सेमिटिक। और उसकी और जिस तरह एक इजराइल का पैक है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जिस तरह उसने पूरे अमेरिका के पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया इस इलेक्शन में प्रो इजराइल पॉलिसीज के लिए, एक तरह का रिजेंटमेंट भी है। और चार्ली कर्क वाज अ पब्लिक फेस फॉर दैट यंग पर्सन, बट पब्लिक फेस। मैं उनसे मिल भी चुका हूं एक्चुअली, मेरी बुक पे भगवत गीता वर्सेस बाइबल एक मिल भी चुका हूं, एक डिस्कशन भी मेरा हुआ है उनसे। लेकिन ये जो जो पूरा इंसिडेंट है, सडनली उनकी वाइफ के कुछ शेडी डीलिंग्स आ जाते हैं बाहर, वो हर जगह रो रही है, ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। तो ये सब इंसिडेंट्स को मैं जब देख रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे ये जो थ्योरी बनाई गई रॉबिन्सन वाली, उस पे कोई यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि दैट बॉय इज फ्री, वो अलग से घूम रहा है, क्योंकि उसके माता पिता स्वयं ही मिलिट्री के लोग हैं और वो बता रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, इवन दो उसको शौक था हंटिंग गन्स का। तो उस पे भी ब्लैक बॉक्स है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है कहीं पर भी। और सडनली ये मेन स्ट्रीम मीडिया से तो बाहर चला गया, अब सिर्फ सोशल मीडिया पे बचा है। और सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो सारे इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर ही बात कर रहे हैं। जब तक कुछ प्रूव नहीं होता तो मैं भी उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाऊंगा, बट इट जस्ट गिव्स मी अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट दीस थिंग्स। तो इसे चार्ली कर्क काफी इस तरह का ही ब्लैक बॉक्स मुझे लग रहा है। बहुत सही बात आपने कही है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें ग्रुप्स में अपने मित्रों से। अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।